नमस्कार, मैं हूं दिलजीत और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा न्यूज लाइव। कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरे देश में राजनीतिक खलल पैदा करने के लिए काफी है। अगर देश का प्रधानमंत्री चाहिए तो वो उत्तर प्रदेश की राजनीति तय करती है कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। हम अभी बात राजनीति की नहीं कर रहे हैं, मैं बात कर रही हूँ एक ऐसे शख्स की जो राजनीति टाइम्स मैनेजमेंट के ऊपर एक किताब लिखते हैं, कई भाषाओं में छपती है, देश विदेश तक जाती है, गोरखपुर से विदेशों तक में वो किताब जाती है, इतनी बड़ी ख्याति। हम बात को आगे बढ़ाएं इससे पहले मैं स्वागत करती हूं अपने चैनल पर राजल जी का। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद एक्स्ट्रा न्यूज लाइव का कि आपने सौभाग्य दिया इस चैनल से जुड़ने के लिए। बात आगे बढ़ाऊंगी, पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपने ये कहा कि जब आपकी जो बचपन की जो थी तब आप पढ़ाई को लेकर बहुत पीछे भागते थे, तब इतना पीछे भागते थे, आज आपके पास 9 डिग्रियां हैं, आप एक किताब लिखते हैं, कई भाषाओं में वो देश विदेश तक जा रही है, तो नहीं पढ़ने वाला बच्चा अचानक इतना एजुकेटेड कैसे हो गया? देखिए, आज मैं जो भी हूँ अपने स्वर्गीय दादाजी श्री राधे श्याम गुप्त जी की वजह से हूँ। एक समय ऐसा भी था जब मैंने पढ़ाई पूरी तरह से छोड़ दी थी। मैं क्लास 6 फेल था और मैं बार बार फेल होने के कारण और बार बार सजाएं पाने के कारण मैं इतना निराश हो गया था कि मैंने निर्णय ले लिया था कि मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा और मैं दोबारा कभी भी स्कूल नहीं जाऊंगा। लेकिन मेरे दादाजी ने मुझे प्रेरित किया कि ऐसे मैदान नहीं छोड़ा जाता, और जो लोग कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर योग्यता नहीं है, तुम्हारे अंदर क्षमता नहीं है, अगर तुम इस तरह से मैदान छोड़ दोगे तो तुम उन्हें सही प्रमाणित कर दोगे। अगर तुम्हें प्रमाणित करना ही है तो क्यों ना कुछ करके दिखाओ। अगर तुम कुछ करोगे तो सभी लोग तुम पे भरोसा भी करेंगे, और काम करके दिखाना सबसे अच्छा तरीका है। और उनकी दी हुई प्रेरणा से मैं धीमे धीमे आगे बढ़ा। मैंने दोबारा पढ़ाई शुरू की, मैंने ग्रेजुएशन किया, फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, अनेकों डिग्री ली। धीमे धीमे करते करते मैं 9 डिग्री सर्टिफिकेट तक की यात्रा की मैंने, जिसमें 4 प्रोफेशनल डिग्रियां भी शामिल है, जैसे LLB, जर्नलिज्म, PGDBA और LLB। और तो इन सभी का श्रेय मैं सिर्फ और सिर्फ अपने दादाजी को दूंगा, क्योंकि अगर उन्होंने आज मुझ पर विश्वास नहीं किया होता तो शायद मैं यहाँ तक बिल्कुल भी नहीं पहुँचता। ये तो बहुत अच्छी बात आपने कही कि अगर निरंतर कोशिश की जाए तो जीत पक्की होती है, मंजिल हम जरूर तय कर लेते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि राजनीति टाइम मैनेजमेंट ये क्या है, इसमें आप क्या लिखते हैं, क्या मोटिवेशन देता है, इस किताब के बारे में आप खुल के कुछ बताएं। देखिए, मेरा नाम राजल है, और जब मैंने पहली अपनी किताब लिखी थी, मुझे उस किताब को लिखने में 4 साल का समय लगा था। मैंने बहुत से लोगों से मार्गदर्शन भी मांगा था, ऐसे लोग जो पहले किताब लिख चुके थे। लेकिन जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझे जो है प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि नहीं, किताब लिखना बहुत आसान काम नहीं है, और मैंने खुद कोशिश की किताब लिखने की, और 4 साल की मेहनत बाद जब किताब लिखी तो किताब, क्योंकि पूरी तरह से ट्रायल एंड एरर के सिद्धांत पे थी, इतनी मेहनत लगी किताब लिखने में। किताब तो पूरी हो गई थी, अब दिक्कत ये थी उसका टाइटल क्या रखा जाए। बहुत सोच विचार किया मैंने, और मैंने कहा किताब में सारी पूरी मेहनत है, मेरी मेहनत है, तो क्यों ना एक ऐसा टाइटल रखें जिसमें मेरा नाम भी जुड़ा हो। और इस किताब का नाम मैंने रखा राजल नीति। राजल नीति मेरी पहली किताब थी। उसके बाद मैंने दूसरी किताब लिखी, राजल नीति टाइम मैनेजमेंट, जो कि बहुत ही ज़्यादा सफल रही, और ना सिर्फ हिंदी में बल्कि अंग्रेजी, बांग्ला, इन 2 भाषाओं में भी किताब आ चुकी है। साथ ही साथ मराठी और गुजराती में भी इस साल वो किताब आएगी। अब आते हैं कि मैं किताब लिखने का मेरा रुझान कैसे हुआ। देखिए, मेरा कोई भी टारगेट नहीं था कि मैं किताब लिखूं। एक बहुत दुखद भरी घटना मेरे साथ हुई। मेरा आप कह सकते हैं सबसे अच्छा दोस्त था, जिसने आत्महत्या कर ली थी 26 मार्च 2009 को। उस घटना से मैं इतना ज़्यादा परेशान था कि मैंने सोचा कि ऐसी घटनाओं के बारे में कुछ ना कुछ करना चाहिए। और जब मैंने इस पर इंटरनेट पर देखा तो मैं देख करके चौंक गया कि हर दिन युवाओं में जो है आत्महत्या की दर दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, और ये घटनाएं इतनी ज़्यादा बढ़ रही हैं, विशेषकर युवाओं में, जो कि बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक है। इसके लिए मैंने 15 मई 2012 को एक गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता की थी, जिसका विषय था युवाओं में बढ़ती हुई आत्महत्या की संख्या बहुत ज़्यादा चिंताजनक है, इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए। साथ ही साथ मैंने एक 15 पेज की रिपोर्ट भी दी थी, जिसमें संसार के सबसे महानतम लोगों के बारे में मैंने बताया था। उसमें बताया था कि कैसे जो लोग संसार के सबसे महान लोग गिने जाते हैं, वो एक समय सबसे ज़्यादा असफल थे, और जिन्हें संसार जिनकी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लगाता था, और संसार के हिसाब से वे लोग कुछ भी नहीं कर सकते थे। क्योंकि 9 साल पहले मैं और भी ज़्यादा युवा था, इसलिए ज़्यादातर जो जर्नलिस्ट आए थे
उन्होंने मुझे बड़े हल्के में लिया और मुझे लगता है कि वो प्रेस वार्ता पूरी तरह से असफल हो गई। लेकिन मेरे दादाजी कहा करते थे, जब भी आप कोई अच्छा काम करते हैं किसी अच्छे उद्देश्य से, भले ही कुछ देर हो लेकिन भगवान आपको उसका फल जरूर देते हैं। लगभग एक हफ्ते बाद मुझे एक पत्रकार का फोन आया जिनका नाम श्री नीरज श्रीवास्तव जी था। उन्होंने बताया कि मैंने जो रिपोर्ट तैयार की थी उसके कुछ अंश उनके अखबार में छपे हैं और उन्होंने मुझे प्रस्ताव दिया कि यदि मैं चाहूं तो नियमित रूप से उनके अखबार में एक मोटिवेशनल कॉलम लिख सकता हूं। और उन्होंने मुझे बुधवार और शुक्रवार का कॉलम दिया और मैंने काफ़ी लंबे समय तक उनके अखबार में लिखा। उसके बाद मैंने कुछ और बड़े अखबारों के में भी अपने मोटिवेशनल कॉलम का योगदान दिया। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि अखबारों में जब मैं लिख सकता हूं तो क्यों ना अपनी एक किताब लिखी जाए। और उसके बाद मैंने जो है कई लेखकों से संपर्क किया जिन्होंने कहा कि नहीं, जो कर रहे हो वही अच्छा है, किताब लिखना बहुत कठिन काम है। और 4 साल की कोशिश के बाद मैंने किताब लिखी जिसका नाम था राजल नीति। उसके बाद राजल नीति टाइम मैनेजमेंट आई जो कि बहुत ज़्यादा सफल रही और 3-4 भाषाओं में है, देश विदेश में पढ़ी जा रही है और आगे भी अन्य भाषाओं में जैसे ओडिया, तेलुगु, कन्नड़, इन भाषाओं में भी उसका अनुवाद होना बाकी है। तो ये कह सकते हैं कि असफलताओं के साथ आपका चोली दामन का साथ था। असफलताओं के रास्ते पे चलते चलते आज आप एक कामयाब किताब लिख रहे हैं। और आज ये भी आपसे जानना चाहती हूँ कि जो आपने किताब का विमोचन किया, कहीं पे आपकी तस्वीरें आ रही हैं योगी आदित्यनाथ के साथ, कहीं पे आपकी तस्वीरें आ रही हैं राज्यपाल जी के साथ, फिर आपको उपराष्ट्रपति ने भी आपको शुभकामना संदेश दिया। एक ये बहुत बड़ी बात होती है, एक गोरखपुर के आप हैं और एक किताब लिख रहे हैं, तब कहीं ना कहीं जब आपने शुरुआत की होगी तो एक मामूली सी किताब, लोगों ने कहा होगा कि राजनीति शास्त्र मामूली सी किताब है, इससे क्या होगा। फिर इतने बड़े बड़े लोगों के साथ आपको शुभकामनाएं मिली, तब कैसा महसूस हुआ होगा आपको? देखिए, सबसे बड़ी जो युवाओं में या किसी में भी दिक्कत होती है, समस्या ये आती है। समस्या ये नहीं होती कि लोग आपकी क्षमताओं पर संदेह करते हैं। समस्या सबसे बड़ी ये होती है कि आप खुद अपनी क्षमताओं पर संदेह करते हैं। ये दिक्कत होती है कि दूसरे लोग आप पर विश्वास करें ना करें, आपको तो सबसे ज्यादा अपने पर खुद पर विश्वास करना चाहिए। देखिए, दादाजी के स्वर्गवास के बाद मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य ये था कि भले ही दादाजी इस धरती पर ना हो, लेकिन मेरा कर्तव्य है कि उनके नाम को हमेशा मैं आगे बढ़ाऊं और कुछ ना कुछ ऐसा करता रहूं कि वो जहां पे भी हो उन्हें मुझे देखकर गर्व हो कि मेरा पोता आज भी उनका नाम कर रहा है। तो उसके बाद से मैंने एक लक्ष्य बनाया कि अब जो भी करूंगा ये सोच के करूंगा कि इस काम से मेरे दादाजी के नाम पर भी असर होगा। इसलिए मैंने एक बड़ा लक्ष्य पहले तय किया, माननीय मुख्यमंत्री जी से विमोचन का, और प्रभु की कृपा से काफ़ी कोशिशों के बाद बहुत से लोग का उसमें सहयोग भी मिला, मार्गदर्शन भी मिला। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अपनी किताब राजल नीति टाइम मैनेजमेंट का विमोचन कराया। उसके बाद मेरी अगली किताब थी राजल नीति विचार कोश। जैसे एक सीढ़ी होती है, पहले आप एक कदम चढ़ते हैं तो आपको कुछ आत्मविश्वास मिलता है, फिर अगला कदम चलने के बाद क्योंकि आप पहला कदम चल चुके हैं तो आपके पास पर्याप्त आत्मविश्वास है कि आप दूसरा कदम चलें। राज्यपाल का पद माननीय मुख्यमंत्री पद से बड़ा होता है, इसलिए मैंने कहा चलिए एक सीढ़ी और हम आगे चलते हैं। और मैंने कोशिश की और प्रभु की कृपा से माननीय राज्यपाल जी के द्वारा भी विमोचन हो गया मेरी तीसरी पुस्तक का राजल नीति विचार कोश का। उस समय मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि साथ में मेरी माता जी भी थी। राजभवन में मैं गया, माननीय राज्यपाल जी के पास गया, 15-20 मिनट बैठा, माता जी भी थी, बहुत ज़्यादा खुश थी। मुझे याद आया वो दौर जब पेरेंट टीचर मीटिंग में मैं अपनी माता जी को ले जाया करता था। माता जी निराश होती थी जब टीचर कहते थे कि आपका लड़का कुछ नहीं कर पाएगा। और उस दिन मैंने जो चेहरे पे मैं अपनी माता जी की खुशी देखी, वाकई में मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि एक वो दिन था जब पेरेंट टीचर मीटिंग में कुछ टीचर्स कहते थे कि आपका बेटा रिक्शा चलाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, और एक वो दिन था जब माननीय राज्यपाल जी के द्वारा विमोचन हुआ। हर बड़े अखबार में मेरे राज्यपाल जी का, मेरा और मेरी माता जी का चित्र आया। बहुत खुशी हुई, एक बेटा जिसकी वजह से माता पिता का नाम हमेशा जो है परेशानी होती रही हो, और एक दिन ऐसा भी आया जब उन्हें एक बड़े जगह पे और एक ऐसी जगह पे, दुर्लभ जगह पे जाने को मिले, एक बड़ी जगह पे विमोचन हो। इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। तो मैं कुल मिला के यही कहना चाहूँगा, चाहे माननीय उपराष्ट्रपति जी का शुभकामना संदेश भी मिला, ये भी उनका बड़प्पन है कि उन्होंने मेरी किताब को अपनी शुभकामनाएं दी, और शायद पाठकों की और आप लोगों का ही आशीर्वाद है कि आज किताब इतनी ज़्यादा आगे जा रही है और देश विदेश में पढ़ी जा रही है। तो ये प्रभु की कृपा है, पाठकों का प्यार है। मैं ये नहीं कहूँगा इसमें मेरी अकेले की मेहनत है, सभी लोग का साथ है इसमें, परिवार का, समाज का, क्योंकि मुझे लगता है कोई भी अकेले इतना आगे नहीं बढ़ सकता है अगर लोगों का उसे सपोर्ट ना मिले। और आज भी आपका सपोर्ट मिल रहा है आपके चैनल के द्वारा कि मुझे आप लोगों से जुड़ने का सौभाग्य मिल रहा है।
मतलब एक वो दौर था कि जब आप पढ़ाई लिखाई से भागते थे, आपको स्कूल से ताने मिलते थे, आपकी पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाते थे तो निराश होते थे कि उनको भी कहीं ना कहीं ये लगने लगा था कि क्या उनका बच्चा कभी आगे नहीं बढ़ेगा, कभी पढ़ेगा लिखेगा नहीं, उसका भविष्य क्या होगा। क्योंकि एक लड़के के लिए भविष्य की चिंता हो जाती है कि लड़कियां अगर पढ़ाई में कहीं ना कहीं कमज़ोर होती हैं तो ये कहा जा सकता है कि चलो उसे तो शादी करके घर गृहस्थी संभालनी है। लेकिन लड़कों के लिए एक बड़ी समस्या ये हो जाती है कि अगर वो पढ़ाई पे ध्यान नहीं देंगे और अगर वो अपने करियर को लेके सीरियस नहीं होते हैं तो माँ बाप की चिंता कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कहीं ना कहीं आपके दादाजी का आपके पास सपोर्ट रहा कि पसंद युवाओं में क्यों की जा रही है? देखिए, मैंने कई किताबें लिखी हैं, ठीक है। पहले चर्चा करूंगा राजनीति टाइम मैनेजमेंट के बारे में, जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है इस समय। उसके पीछे कई कारण हैं। किताब जो है इतनी सरल भाषा में मैंने लिखी कि अगर आप किसी क्लास 6 के बच्चे को या 8th के बच्चे को भी उठा के आप देंगे तो बहुत ही आसानी से वो समझ लेगा। उसमें इतने आसान जो उदाहरण हैं, जो आम जीवन के उदाहरण हैं, उसे आसानी से लोग कनेक्ट कर सकते हैं। और जो उसके अध्याय हैं, आजकल लोगों के पास पढ़ने का समय नहीं है, इसलिए मैंने जो भी एक चैप्टर्स जो है उसके 1-2 पेज के चैप्टर्स रखे हैं और आसानी से आम जीवन से आसानी से समझने वाले उदाहरणों को मैंने रखा है, ताकि कोई भी हो, बच्चे बूढ़े या जवान, कोई भी उसे आसानी से समझ सके और अपने जीवन से जोड़ सके और आसानी से उसे अप्लाई कर सके। तो ये है राजनीति टाइम मैनेजमेंट के बारे में कि ये चीज़ है। हाँ, अब एक चीज़ और इसमें मैं बताना चाहूँगा, राजनीति टाइम मैनेजमेंट इतनी ज़्यादा सफल रही, इसके बाद जो है जो डायमंड ग्रुप के चेयरमैन हैं, जो चाचा चौधरी एक किताब है, गृहलक्ष्मी किताब है, क्रिकेट टुडे जो किताब आती है, डायमंड ग्रुप, तो उनके जो चेयरमैन है श्री नरेंद्र वर्मा जी, आदरणीय श्री नरेंद्र वर्मा जी, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि अब जो अगला एडिशन हम लोग निकालेंगे उसमें हम लोग स्टूडेंट सेक्शन को हम लोग इन्वॉल्व करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो स्टूडेंट सेक्शन स्टूडेंट वर्क के ही हैं। उसमें हम लोग कि समय का इस्तेमाल स्टूडेंट लोग कैसे करें उसमें हम लोग काम करेंगे। उसमें लगभग 50 पेज हम लोग और ऐड करेंगे। ये इस प्रोजेक्ट पे मैंने काम कर लिया जब चीज़ें हुई। उसके बाद दोबारा उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा एक चीज़ अब हमें लोगों को और करनी होगी। कोरोना का दौर आ गया है और इस दौर में सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं, इतने ज़्यादा निराश हैं कि ज़्यादातर लोग अपने समय का इस्तेमाल टेंशन में, निराशा में बिता रहे हैं। तो अब हम लोग एक काम और करेंगे कि इस किताब में स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हैं उस पर हम लोग काम करेंगे। तो राजनीति टाइम मैनेजमेंट जो मैंने शुरू में जब लिखी थी 76 पेज की किताब थी, उसके बाद 112 पेज की हुई। स्टूडेंट के लिए टाइम मैनेजमेंट जोड़ने के बाद 160 पेज की हुई, अब 200 पेज के से ऊपर की हो रही है। कहने का मतलब है जब आप कोई काम करते हैं शुरू में थोड़ा सा आप क्या उसका रिजल्ट मिलेगा उसके बारे में चिंतित हैं, सफल होगी कि नहीं होगी, लेकिन जब आपको सफलता मिलती है और लोगों का सपोर्ट मिलता है तो आप अपनी सफलता के आधार पे और भी बड़ी सफलता बनाते हैं। राजनीति टाइम मैनेजमेंट वैसे ही है। 76 पेज की किताब आज अनेक भाषाओं में है और अब जो हम लोग का जो नया एडिशन होगा वो 200 पेज से ऊपर का होगा, सिर्फ इसलिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए उपयोगी रहे, स्टूडेंट के लिए उपयोगी रहे और ऐसे लोग जो टेंशन से ग्रसित हैं उनके लिए उपयोगी रहे। अब आपने जैसे कहा कि आत्महत्या जो लोग करते हैं, तो उनके लिए मैं एक उदाहरण दूंगा कि एक ऐसे व्यक्ति का जिसने पूरे जीवन सिर्फ समस्याएं झेली और इतनी समस्याओं को झेलने के बावजूद भी वो अंत में इतनी ऊंचाइयों पे पहुंचा कि आज उनके जाने के 100-150 साल बाद भी उनकी ऊंचाइयों तक कोई नहीं पहुंचा। मैं उनके बारे में पहले बताऊंगा कि उनके जीवन में कितनी निराशाओं का दौर था, उसके बाद मैं उनका परिचय कराऊंगा। देखिए, जब उनका जन्म हुआ उसके कुछ साल बाद उनकी माता जी का स्वर्गवास हो गया। जब वे युवा थे तो उनकी प्रेमिका भी मर गई। जब उन्होंने व्यापार शुरू किया तो बार बार अपने व्यापार में असफल रहे। जब वो चुनाव लड़े तो भी वे बार बार चुनाव में असफल रहे। क्या आपको लगता है कि इतनी असफलताओं से उनके जीवन पे कोई असर नहीं हुआ? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा असर हुआ उनके जीवन पे। इतने ज़्यादा वो निराश हो गए कि वो डिप्रेशन के शिकार हो गए और नर्वस ब्रेकडाउन के भी शिकार हो गए। बार बार उन्हें इस चीज़ों की दवाइयाँ लेनी पड़ती थी। उनके जो रिश्तेदार थे, उनके मित्र थे, इस चिंता में कि कहीं वे आत्महत्या ना कर लें, उनके पास कोई धारदार वस्तु नहीं रखते थे और वे इतने ज़्यादा निराश हो गए थे कि उन्होंने सोचा कि अब बहुत हो गया, इतनी सारी दवाइयाँ खाना या इसके लिए कुछ नहीं, अब मैं अपने जीवन को जो है समाज के लिए और अपने देश के लिए समर्पित कर दूंगा और इतने अच्छे से समर्पित कर दूंगा कि मुझे अपने लिए सोचने का समय ही नहीं रहेगा। और उन्होंने वाकई ऐसा किया और एक समय ऐसा भी आया कि वो 52 साल की उम्र में अमेरिका के राष्ट्रपति बने और उन्होंने अपने जीवन काल में जो किया वो आज तक अमेरिका में क्या पूरे देश में कोई नहीं कर पाया है। तो मैं बस यही कहूँगा कि जब जीवन में निराश हो, ऐसा लगता हो कि जीवन में कुछ बचा ही नहीं कुछ करने के लिए, तो अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए समर्पित कर दें।
मैं अपना भी एक्सपीरियंस लूँगा कि सबके जीवन में एक निराशा का दौर आता है। मेरे जीवन में भी एक बहुत ज़बरदस्त निराशा का दौर आया था। मुझे लग रहा था कि मैं अब क्या करूँ, क्या ना करूँ, सारे दांव उल्टे पड़ रहे थे, कुछ भी सही नहीं जा रहा था। तो मैंने भी सोचा कि कुछ करूँ। तो मैंने सबसे पहले ऐसे लोगों को खोजा जो जीवन में बहुत ज़्यादा निराश थे। मैंने सबसे पहले अनाथ बच्चों के पास में गया, चाइल्डलाइन में देखा कि ऐसे ऐसे बच्चे कहाँ से, सड़क से, रेलवे स्टेशन से उठा करके लाते थे। इतने अच्छे अच्छे बच्चे देख करके आश्चर्य होता था कि ऐसे बच्चों को भी कोई छोड़ सकता है। उसके बाद मैं ऐसे बच्चों को देखने गया जो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से लाचार थे और एक छोटी सी जगह तक वे सीमित हो गए थे, अपना कोई काम नहीं कर सकते थे। मात्र 4-5 लोग थे उनके केयर टेकर और इतने अच्छे तरीके से, इतने सफाई से मैनेज करते थे, 30-40 बच्चों को देखते थे। मैं अकेले गया था, अकेले नहीं गया था, मेरे साथ मेरे परिवार के लोग भी थे और यकीन मानिए उन बच्चों को देख करके रोने लगे थे। ऐसे बच्चे थे जिनका दिमाग नहीं काम कर रहा था और देख करके इतने अच्छे से मुस्कुरा रहे थे वो बच्चे कि कोई विश्वास नहीं कर सकता कि वो दिमाग उनका काम नहीं कर रहा। उसके बाद मैं वृद्धाश्रम गया और भी कई कुष्ठ आश्रम गया। बहुत सारे लोग को देखा कि मैंने सोचा कि मैं अपनी समस्याओं पर रो रहा हूँ, ऐसे लोग भी हैं जिनके जीवन में इतनी ज़्यादा निराशाएं हैं, इतनी ज़्यादा समस्याएं हैं। तो बस मैं ये कहूँगा कि अगर आपको आपकी समस्या बड़ी लग रही है तो संसार में ऐसे लोगों को खोजिए जिनके पास आपसे भी ज़्यादा समस्याएं, आपसे ज़्यादा भी निराशाएं हैं। कुछ समय उनके साथ भी बिताइए, तब आपको अपनी समस्याएं छोटी लगने लगेगी और तब आपके मन में, उम्मीद करता हूं कि आत्महत्या जैसे विचार नहीं आएंगे। सही कहा इन्होंने। कहते हैं कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। इनकी यही बात है कि अपनी समस्याओं को बहुत बड़ा मानते थे तब तक जब तक ये अपनी समस्याओं को खुद देखते थे, खुद समझते थे और उससे खुद लड़ते थे। लेकिन जब ये अपनी समस्याओं को दूसरे के चेहरे पे देखने लगे, बाहर देखने लगे, तो इनको लगने लगा कि मेरा दर्द तो बहुत कम है। राजनीति टाइम मैनेजमेंट ऐसी ही सिद्धांत के ऊपर किताब बनी हुई है जिसको पढ़ने के बाद हम अपने जीवन में ऐसे प्रबंध करते हैं जिससे छोटी छोटी चीज़ों को एकत्र करके हम अपने जीवन को जीने के तरीकों को आसान कर सकते हैं और बहुत सलीके से हम अपनी ज़िंदगी को बहुत सुंदर तरीके से जी सकते हैं। हम अभी बात कर रहे थे राजनीति टाइम्स मैनेजमेंट के लेखक से, उनकी छोटी छोटी बातों को हमने समझा, वो जीवन के उतार चढ़ाव को उन्होंने कैसे महसूस किया और कैसे उनसे लड़कर आज इस मुकाम में आए हैं। उनके लिए बहुत शुभकामनाएं कि आगे आने वाले दिनों में आप बहुत आगे जाएं, आपकी हर भाषाओं में किताब छपे और देश विदेश तक में आपकी नाम हो। एक गोरखपुर में गीता प्रेस भी प्रचलित है जो पूरे विश्व में ख्याति भरता है। एक दिन आपकी किताब भी होगी जो पूरे विश्व में ख्याति भरेगी। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं दिलजीत यहीं पे विराम लेती हूँ।